हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में मैं सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक समृद्धशाली और उपजाऊ प्रांत पर एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होती है। उसके बाद धोखे की बल पर एक कंपनी ने अपना 24 परगने की दीवानी प्राप्त कर ली। उसके बाद ये व्यापारिक कंपनी जो थी राजा को हटाने और स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया। इन लोगों ने अपनी मन मर्जी के मुताबिक लूट शुरू कर दिया बंगाल में। जब इन्होंने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की तो उसके बाद इन लोगों ने अपनी मन मर्जी के मुताबिक पैसा लूटना शुरू कर दिया। हद तो यहां तक हो गई कि जो छोटे छोटे कर्मचारी थे वो भी पहुंच के पैसे की मांग करते थे। इससे जो बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ था वो पूरी तरह से दुखी हो गया। अब अंग्रेजों की मांगों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, क्योंकि उसके पास धन था नहीं। धन जो भी था वो बंगाल के विकास के लिए प्रयोग करना चाहता था, इसलिए वह धन देने में वो स्वयं को असहज महसूस करने लगा। कंपनी ने देखा कि ये जो हमने नवाब नियुक्त किया है ये आदमी भाई ठीक नहीं है, अगर इसके हरकतें ऐसे ही रही तो इसको बनाने का क्या फायदा होगा। ये तो धोखेबाज है, ये दगाबाज है, ये अपने जब सम्राट का नहीं हुआ तो ये हमारी भी नहीं सुन रहा है। इस प्रकार से इन लोगों ने ये सोचा कि भाई ये जो हमने नवाब मीर जाफर को बनाया है ये आदमी ठीक नहीं, क्योंकि हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा, साथ में परिस्थितियां भी बदल चुकी थी। जैसे जो क्लाइव था, क्लाइव इंग्लैंड वापस जा चुका था। क्लाइव क्या था कि ये मीर जाफर इसका बहुत ही खास वफादार था। क्लाइव का सबसे जो विश्वस्त व्यक्ति था मीर जाफर, इसलिए इसे कहते हैं कि जो कर्नल क्लाइव था, कर्नल क्लाइव को ये इसे गधा कहा जाता था। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता था कि जो भी ये कहेगा क्लाइव मीर जाफर वैसा ही करेगा, क्योंकि इस क्लाइव की ही देन थी कि मीर जाफर नवाब के पद पर नियुक्त होता। परिस्थितियां बदली, अब बेंसीटाट बन के आते हैं, बेंसीटाट आते हैं गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होके। बेंसीटाट ने क्या मीर जाफर से कहा कि देखिए हमारी आप जितनी भी मांगे हैं पूरी करिए, आप अगर हमारी मांग नहीं पूरे करते हैं तो ठीक नहीं पड़ेगा। जब बेंसीटाट ने मीर जाफर से और अन्य कर्मचारियों ने, इसके पहले भी जो और कर्मचारी थे यहाँ यूं हम कहें कि जो गवर्नर जनरल आए थे, उन लोगों ने मीर जाफर से पैसे की मांग की। मीर जाफर नानुकुर करना शुरू कर दिया। वो स्वयं से कहता था भाई पैसा है ही नहीं, क्योंकि जब छोटे बड़े सभी लोग जब पैसा मांगना शुरू कर देंगे, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी धनाढ्य व्यक्ति हो, वो उसके पास पैसा खत्म होगा। अब उससे चिंतित होकर मीर जाफर ने कहा भैया अब हद हो गई, अब हमारे बस की बात नहीं है। तब बेंसीटाट ने कहा कि अब कुछ नहीं, इसको पहले हटाओ। मीर जाफर जो नवाब है इसको हटाना अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारी मांगे मान नहीं रहा है। अब बेंसीटाट ने बिल्कुल फैसला कर लिया कि हमें नवाब बदलना है। उसने कहा कि अब कुछ भी नहीं, अब हमको नवाब बदलना है। किसको बदलना है? ये जो मीर जाफर है इसको पद से हमें हटाना ही हटाना है, कुछ भी हो जाए। अब नवाब बदलने की योजना कौन बनाता है? बेंसीटाट। बेंसीटाट जो अंग्रेजों का प्रमुख था वो कहता है कि इस नवाब को हम हटा के ही मानेंगे। अब बात शुरू होती है, एक कर्मचारी थे कौन? मीर कासिम। मीर कासिम से बात चालू होती है। कब चालू होती है? 1760 ईस्वी में मीर कासिम से बातचीत शुरू होती है कि आप आइए हमारे यहाँ, आप अगर हमारे हिसाब से काम करते हैं तो इस मीर जाफर जो नवाब बन के बैठा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, और तुम्हें मीर कासिम को कहते हैं कि तुम्हें हम नवाब बना देंगे। मीर कासिम को लगता है कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, हमें नवाब बनने का अवसर प्राप्त होगा। मीर कासिम ने कहा बिल्कुल ठीक है, बताइए जो भी करना होगा हम करेंगे, आप हमको नवाब बना दीजिए। 1760 ईस्वी में इनसे बातचीत शुरू होती है। अब मीर कासिम और बेंसीटाट के बीच समझौता हो जाता है। बेंसीटाट मीर कासिम से कहता है कि 1760 ईस्वी में जब इनके बीच समझौता हुआ तो मीर कासिम से कहता है कि हम मीर जाफर को हटा देंगे और तुम्हें नवाब बना देंगे। इसके बदले तुम्हें करना क्या होगा कि ये जो बर्धमान है, बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, इसकी दीवानी हमें दे देना, इसकी दीवानी दे देना। दीवानी अर्थात पैसा कलेक्ट करने वाला हमको दे देना।
मीर कासिम कहता है बस इतनी सी बात है, हमने मान लिया। बेंसीटार्ड कहता है कि अभी रुको, अभी थोड़ा सा थमो, अभी हमारी कुछ शर्तें और भी हैं, उसको भी आपको सुनना है। तो मीर कासिम कहता है कि ठीक है, आप बताइए। तो मीर कासिम से बेंसीटार्ड कहता है कि जो सिलहट का चूना व्यापार वाली है, सिलहट में जो चूना व्यापार है, इस चूना व्यापार का जो है आधा हिस्सा कंपनी को दे दो। सिलहट का जो चूना व्यापार वाला है, कंपनी को आधा हिस्सा दे दो। मीर कासिम कहता है कि ठीक है, हमने आपकी ये भी शर्त मान ली, बस अब एक काम करो, मुझे जो है नवाब बना दो बंगाल का। तो ये बेंसीटार्ड कहता है कि अभी धैर्य रखो, अभी अपने दिल को तसल्ली रखो, अभी हमारी कुछ और भी मांगे हैं, वो भी एक बार सुन लो। मीर कासिम कहता है कि ठीक है, बताइए आप। तो बेंसीटार्ड मीर कासिम से कहता है कि हमारे जितने भी पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल रहे हों, या अस्थाई रहे हो या अस्थाई रहे हो, उन्हें भी जो है आप पैसा दीजिए, अच्छी खासी रकम दीजिए। मीर कासिम को चूंकि ना चाहत थी कि नवाब बनने की, इनके प्रबल इच्छा थी कि हमें जो है बंगाल का नवाब बना दिया जाए। अब मीर कासिम ने क्या कहा कि चलिए हम सबको पैसा दे देंगे, बस केवल एक बार आप हमको जो है बंगाल का नवाब बना दीजिए। क्यों? क्योंकि एक समृद्धशाली और उपजाऊ प्रांत था और मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था। उसने सोचा कि अगर हम एक बार केवल जो है बन जाएंगे बंगाल का नवाब, तो हमें जो है पैसा वसूलने में या अपने प्रांत का विकास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से सोचता कि चाहे जो भी शर्त ये लोग लगा ले अंग्रेज, चाहे जो भी मांगे अपनी रख दें, हमको केवल इतना ही करना है कि इनकी मांगे मान के हमें बंगाल का नवाब केवल बन जाना चाहिए। मीर कासिम बेंसीटार्ड से कहता है कि जितने भी आपकी मांग है मैं सब मान रहा हूं, केवल आप हमें नवाब बना दीजिए। बेंसीटार्ड मीर जाफर को बुलाता है कि चल भाई इधर आ, मैंने जो तुम लोगों की देन थी कि पैसा नहीं दूंगा, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, मैंने एक ऐसा व्यक्तित्व चुन लिया है, ऐसा व्यक्ति चुन लिया है कि जो हमारी सारी मांगे मानने के लिए तैयार है। मीर जाफर को यह पता है कि हमारी पावर कितनी, हमारी हस्ती कितनी है, वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अंग्रेज क्या कहते हैं मीर जाफर से कि ये 15,000 रुपया पकड़ और साइड हट, तेरे बस की कुछ भी नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, अगला जो है मीर कासिम नवाब बनने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, और तू कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है। तू एक काम कर, 15,000 रुपया पकड़ और साइड हट जा, और तू ये पेंशन लेके अपनी जिंदगी काट। मीर जाफर को ये लगता है कि भाई अगर हमने विरोध किया तो हमारी हत्या भी हो सकती है। इस तरीके से ये केवल 15,000 रुपया पेंशन लेके कलकत्ता में रहना शुरू कर देता है, कलकत्ता में अपना जीवन यापन शुरू करता है। अब बंगाल का एक नया नवाब नियुक्त होता है मीर कासिम। अब नए नवाब के रूप में नियुक्त होते हैं मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्त कब होते हैं? तो 1760 ईस्वी में। ये इस पद पर कब तक काबिज रहते हैं? तो 1763 ईस्वी तक ये बंगाल के नवाब के पद पर नियुक्त थे। जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया तो मीर कासिम एक चतुर व्यक्ति था, एक योग्य व्यक्ति था। उसने क्या देखा कि अगर हम जहां से मीर जाफर जो है अपनी शासन सत्ता चला रहा है, अगर हम यहां से शासन सत्ता चलाना चाहें तो ये एक अत्यंत कठिन कार्य है, एक दुष्कर कार्य है। क्यों कि दुष्कर कार्य क्यों है कि ये जो मीर जाफर था इसने अंग्रेजों की आदतें खराब करके रखी थी। अंग्रेजों की आदतें कैसे खराब करके रखी थी? अंग्रेज जब भी आते थे, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, मीर जाफर के पास आते, भैया हमको पैसा दो, इतना हमको चाहिए। तो मीर जाफर ने क्या किया कि उनको पैसा दे के उनकी आदतें खराब कर दी। अब चूंकि अंग्रेजों के मुंह में जो है खून लग चुका है, अंग्रेजों के मुंह में खून लग चुका है और उस खून को इतने जल्दी तो हटाया नहीं जा सकता है। अगर हम इनकी मांगों को मानते ही रहे तो हमारा प्रांत जो है खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो हम एक समृद्धशाली और उपजाऊ प्रांत के रूप में जाने जाते हैं, यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। मीर कासिम ने क्या सोचा कि सबसे पहले इनसे दूरी बनाई जाए। अगर हम इनके पास ही रहेंगे तो ये हमेशा समस्या खड़ी करेंगे, अगर हम दूर चले जाएंगे तो इनको आएंगे तो सही है, पैसे के मामला है, लालच है, इनको वसूली, अवैध वसूली की जो लत लग चुकी है, ये तो आएंगे जरूर, लेकिन अगर हमारे और इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो कम आएंगे। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले अपनी राजधानी इसने बदलने की योजना बनाई। सबसे पहले राजधानी हटाओ। राजधानी कहां करता है? मुर्शिदाबाद से इसने अपनी राजधानी हटा दिया। मुर्शिदाबाद से राजधानी कहां ले जाता है? ये मुंगेर ले जाता है।
मुंगेर में अपनी राजधानी अवस्थित करता है और अपने हिसाब से शासन सत्ता शुरू करता है। इसने बंगाल प्रांत के समृद्धि के लिए अनेक कार्य किए, जैसे इसने कुछ नए कर लगाए, नया कर लगाया। साथ में इसने क्या किया कि जो पुराना कर था इसमें अतिरिक्त कर जोड़ दिया, अतिरिक्त कर भी जोड़ दिया। नया कर लगाया विकास के लिए, साथ में पुराने कर में अतिरिक्त कर जोड़ दिया। और इसने क्या कहा कि अंग्रेजों से कहा कि भाई देखिए, जो आपको मुफ्त व्यापार की छूट मिली हुई है अब नहीं चलेगी, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा अरे हमें, हमारे ही द्वारा नियुक्त व्यक्ति हमें ही आंख दिखा रहा है। तो मीर कासिम से कहते हैं भाई हमें ये छूट मिली हुई है बहुत पहले से। आपको याद होगा कि अंग्रेजों को छूट कब मिली हुई थी कि मात्र 3000 रुपया जमा करिए, आप मुफ्त व्यापार करिए। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इसको ये बात याद दिलाना अनिवार्य है। मीर कासिम से कहते हैं कि भाई तुम्हें याद होगा कि जो तुम्हारा सम्राट था उसने हमें फरमान के द्वारा जो है मुफ्त व्यापार की अनुमति दी है। तुम तो एक प्रांत के जो है नवाब हो, वो तो पूरे भारत का नवाब था, मालिक था, सम्राट था, और तुम्हारे आदेश को हम लोग मानेंगे? तो इसने कहा ठीक है, आप लोग नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, आप लोग टैक्स फ्री लाभ ले चुके हैं तो आपको टैक्स देने में तकलीफ है। हम आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर जो पावर है हम क्या करते हैं कि जो अन्य व्यापारी हैं, अन्य व्यापारी वो भी टैक्स नहीं देंगे। अर्थात जितने भी व्यापारी हैं कोई भी कर नहीं देगा। अंग्रेजों को यह लगता है कि ये तो भाई गलत कर रहा है। कौन? मीर कासिम अब तो गलत कर रहा है। क्यों? कि जो अन्य व्यापारी थे उनकी वस्तुएं, जैसे हम भारतीयों की जो वस्तुएं होती थी वो अच्छी क्वालिटी की होती थी अंग्रेजों की अपेक्षा। क्योंकि अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना होता था, इसलिए अंग्रेज की जो वस्तुएं होती थी वो सस्ती होती थी। अब टैक्स देने की वजह से भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी, इसलिए इनका जो है वस्तु जो है ज्यादा बिकते थे। अब अंग्रेजों को ये लगा कि अगर सबकी जो टैक्स फ्री वस्तुएं हो जाएंगी तो सब क्वालिटी भी अच्छी और दाम भी कम हो जाएगा। अब तो हमारे व्यापार को इसने चूना लगाया, चौपट किया। अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। मीर कासिम ने और क्या किया, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से बनाने के लिए उसने एक जर्मन अधिकारी की नियुक्त कर दिया। जर्मन अधिकारी कौन? वाल्टर रीनहार्ड। अब इसकी जब नियुक्त हो गई तो इसे जो है ना पेपर में पूछता है कि समरू किसे कहा जाता था। समरू, इसी वाल्टर रीनहार्ड को जो है समरू कहा जाता था। इसकी नियुक्त कर दिया कौन? मीर कासिम, कि हमारी जो सेना को आप आधुनिक ढंग से जो है तैयार करिए। वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति के बाद अंग्रेज पूरी तरह से बिलबिल आ जाते हैं, पूरी तरह से नाराज होते हैं, कहते हैं ये तो भाई बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, जो हम लोग कहते थे वही कर रहा था, ये तो हमारे खिलाफ भी फैसले ले रहा है, एक काम करो इसको हटाओ। अब दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता। मात्र एक व्यापारिक संस्थान, विदेश की आने वाली कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि धोखे के बल पे उसने ऐसी सत्ता कायम की कि अब जो है राजा को बनाने और हटाने का मादा रखने लगा। उसने मीर कासिम से कहा भाई अब हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब नवाब तुम नहीं रहोगे। मीर कासिम कहता था बड़े बेवकूफ हो भाई। मीर कासिम कहता है कि तुम्हारी मनमर्जी चलेगी, जब चाहो कहो हट जाओ, जब कहो नियुक्त हो जाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा। मीर कासिम ने इनका विरोध कर दिया, भैया आपके कहने के से ही हम हटेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया गद्दी बैठ जाओ तो गद्दी बैठ जाओ, आपने कह दिया हट जाओ तो हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों ने कहा अरे ये हमारे द्वारा नियुक्त हमें ही आंखें दिखा रहा है, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है, एक काम करो इसके खिलाफ जो युद्ध छेड़ दो, इसको मार के भगाओ। इसके बीच कई युद्धें होती है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कई युद्धें होती हैं। मीर कासिम यहां से भाग जाता है। अब मीर कासिम तो भाग जाता है, मीर कासिम भाग गया, लेकिन वो चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था, वो सीधे अपने ही जैसे लोगों के पास पहुंचता। इधर अंग्रेजों ने क्या किया, 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मीर जाफर था, 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मीर जाफर था इसे पुनः नवाब बना दिया, इसे जो है पुनः नवाब बना दिया। मीर जाफर ने सोचा कि चलिए एक बार पुनः अवसर मिला कि हमें नवाब बनने का, अब ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे जिससे अंग्रेज हमको हटा दे। इसने कहा भाई
जो भी है आप सब करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप 2.5% जो है 2.5% नमक कर हमको दे दीजिए, नमक पर केवल हमको 2.5% दे दीजिए, बाकी जैसी भी सत्ता चलाना चाहिए, जो भी आप करना चाहें सब कर सकते हैं। ये इतना डरा सहमा व्यक्ति था मीर जाफर कि उसे ये लगता था कि हमने जो ही विरोध किया अंग्रेजों का तुरंत हमें ये हटाएंगे या तो हमारा सफाया कर देंगे। उसने कहा कि बस हमको नवाब बने रहने दीजिए। लालच देखिए, केवल इसे नवाब बनने की चाहत थी, प्रांत कहीं गर्त में चला जाए उससे नहीं मतलब है, बस ये केवल नवाब बना रहे। इसीलिए इसने धोखा दिया था पहले ही प्लासी के युद्ध में। उसके बाद ये क्या कहता है कि हमको केवल 2.5% नमक कर लेने दीजिए, बाकी सब आप अपने हिसाब से करते रहिए। उधर मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जब ये देखता है कि यहां से अकेले रह के जो है अंग्रेजों से नहीं हम पा सकते हैं, हम इनसे पराजित हो जाए, ये भाग के पहुंचता है अवध। अवध वहां जब पहुंचता है अवध के नवाब के पास शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के पास ये जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि यहां पर मुगल सम्राट भी हैं। मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय भी वहां मौजूद है। ये पहुंचता है और कहता है कि देखिए हमें वहां पर नवाब बनाया था, जब हमारा इन लोगों ने शोषण किया तो हमने विरोध किया, और विरोध किया तो हमें भगा के ये लोग दूसरे व्यक्ति को पुनः नवाब बना दिए। अंग्रेज बाहर से आए हैं लेकिन ये हमारे यहाँ जो है हद पार कर रहे हैं, इन्हें पराजित करना अति आवश्यक है। शुजाउद्दौला भी उनसे पीड़ित था, साथ में शाह आलम भी उनसे अंग्रेजों से पीड़ित था। अब जब मीर कासिम पहुंचता है तो तीनों के बीच समझौता होता है। तीनों की संयुक्त सेना ये फैसला करते हैं कि हमारी संयुक्त सेना जो है अंग्रेजों को खदेड़ेगी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। इस तरीके से इन लोगों की जो भारी भरकम सेना थी पटना के पास बक्सर नामक स्थान पर इकट्ठा होती है। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, साथ में मीर कासिम की जो संयुक्त सेनाएं थी ये पटना के पास है बक्सर, वहां पर एकत्रित होती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती हैं। अब इस संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच मुकाबला होता है। कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कहां पर युद्ध होता है, बक्सर में। बक्सर का युद्ध शुरू होता है। अब इस संयुक्त सेना का मुकाबला होता है। अंग्रेजों का जो सेनापति था, क्या नाम था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो से संघर्ष शुरू होता है और हेक्टर मुनरो ने क्या किया कि अपनी योजनाओं के तहत इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि इस भारी भरकम सेना को बुरी तरह से पराजित हुआ। संघर्ष भीषण हुआ लेकिन ये छोटी सी सेना इस भारी भरकम सेना को केवल अपनी योजनाओं के तहत ही पराजित कर दिया। अब यहां से भारतीय इतिहास में एक नया आयाम जुड़ जाता है। नया आयाम का, यहां से पूरा परिदृश्य बदल गया। जैसे परिदृश्य कैसे बदल गया कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों ने धोखे के बल पे जीता था, लेकिन जो ये बक्सर का युद्ध है इसे भारतीय इतिहास में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो युद्ध हुआ उसे भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो ये जो बक्सर का युद्ध इन लोगों ने जीता था, ये आधुनिक और अपने अनुशासित सेना के दम पर यानी अंग्रेजों ने इस बक्सर के युद्ध को विजय प्राप्त की। उधर भारी भरकम सेना लेकिन अनुशासित और आधुनिक सेना के दम पर अपनी योजनाओं के साथ अंग्रेजों ने इस भारी भरकम सेना को पराजित कर दिया। पराजय के बाद मीर कासिम जो था ये तो भाग जाता है। किधर भागता है, ये दिल्ली की तरफ भाग जाता है। बाकी शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला ये लोग पकड़ लिए जाते हैं। अब अंग्रेज इनसे कहते हैं भाई बताओ तुम लोग क्यों यहाँ आए थे, तुम्हारा क्या काम था, अब तुम लोग अपनी शासन सत्ता ठीक ढंग से चला ही रहे थे, हम लोग तो आपको छेड़ भी नहीं रहे थे, इसके चक्कर में फंसे हो तो ठीक है, या तो हमारी शर्त मानो या तो मरने के लिए तैयार रहो। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई मरने से अच्छा है इनकी शर्तें ही मान लेना। इस प्रकार से इन लोगों के बीच संधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं इलाहाबाद की संधि। अब इनके बीच संधि होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब चूंकि देखिए वहां पर दो नवाब थे, दो व्यक्ति हैं, एक तो अवध का नवाब है और दूसरा मुगल सम्राट। इस तरीके से इनके बीच दो संधियां होती हैं।
कौन होती है? इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की पहली संधि। ये कब होती है? तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये संधि होती है। किसके किसके बीच होती है? तो ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और कौन है? बंगाल का नवनियुक्त नवाब नजमुद्दौला। बंगाल का नवाब नवनियुक्त नवाब जो नजमुद्दौला था, उससे भी संधि होती है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है, ध्यान देने योग्य बात है कि जब युद्ध हो रहा था तो क्लाइव यहां नहीं उपस्थित था। कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था युद्ध के समय। लेकिन जब संधि हो रही थी तो क्लाइव आ गया। संधि किसके बीच होती है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला। नजमुद्दौला भी नवनियुक्त नवाब है बंगाल का, इनके बीच संधि होती है। संधि की शर्तों के आधार पर यह फैसला होता है कि जो मुगल सम्राट है, अंग्रेज इससे कहते हैं कि देख भाई, पहली शर्त क्या कहते हैं कि तू तो पूरे भारत का मालिक है, एक काम कर, तू एक फरमान जारी कर। फरमान जारी कर। फरमान कैसा जारी कर? कि ये जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, इसकी दीवानी हमको दे दे। फरमान जारी कर भाई, तू सम्राट है, अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, तो तू हमारे अंडर में है, तू फरमान जारी कर, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी हमको दे दे। दीवानी का मतलब है पैसा कलेक्ट करने वाला जो है हमारा ही व्यक्ति होगा, हम अपने हिसाब से कर वसूल करवाएंगे। अब देखिए कि जिसका कोई बेस नहीं, वो भारत में पैसे की वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने फरमान जारी कर दिया, मजबूरी थी, मुगल सम्राट ने फरमान जारी कर दिया। और क्या हुआ? अंग्रेजों ने कहा कि सम्राट से आप घबराइए मत, आपका भी लाभ हम करवाएंगे। सम्राट क्या कहते हैं कि ये जो कड़ा और इलाहाबाद का जिला है, कड़ा और इलाहाबाद का जिला किसके अधीनस्थ था? ये अवध के नवाब के अधीनस्थ था, अवध के नवाब के अधीनस्थ था। इससे क्या करते हैं कि अंग्रेज ले लेते हैं, अवध के नवाब से ये लोग ले लेते हैं, कड़ा और इलाहाबाद का जिला जो है शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। और क्या कहते हैं? इससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी शासन सत्ता तो सही ढंग से चल नहीं रही है, अब नाम मात्र के राजा हो, आपके बस का तो युद्ध है वो लड़ना नहीं है। आप एक काम करिए, आप 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष ले लीजिए। किस लिए ले लीजिए? पेंशन ले लीजिए, आप हमारे पेंशन भोगी हो जाइए, हम आपको 26 लाख रुपया दे देंगे एक साल में, आप जो है अपनी जिंदगी मस्ती में बिताइए। उस समय के एक विद्वान थे, एक इतिहासकार थे, गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, उनकी एक पुस्तक थी सियारुल मुतखरीन। सियारुल मुतखरीन में गुलाम हुसैन ने लिखा कि ये जो संधि तय हुई है, इलाहाबाद की पहली संधि की जो भी शर्तें हैं, उसको तय करने में उतना भी समय नहीं लगा कि जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। गुलाम हुसैन अपनी पुस्तक में साफ साफ लिखते हैं, अर्थात पूरी तरह से प्रेशर में जो कौन थे, ये भारतीय पक्ष वाले ही पूरी तरह से प्रेशर में थे। अब दूसरी संधि होती है, कौन अभी बचा हुआ है? अवध का नवाब। अवध का नवाब क्या नाम था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के संधि होती है, कब होती है? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। इलाहाबाद की दूसरी संधि है। दूसरी संधि की शर्त क्या है कि अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है कि जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, कड़ा और इलाहाबाद का जिला इससे ले लिया गया था, कड़ा और इलाहाबाद का जिला ले लिया गया अवध के नवाब से। इसको छोड़ के जितने भी प्रांत थे पुनः इसको वापस कर दिया गया, ले जा भाई कोई बात नहीं, आप अपनी नवाबत बना के रखिए, आप शासन सत्ता कायम करके रखिए। दूसरा क्या हुआ? अंग्रेजों ने कहा कि जो आप लोगों ने युद्ध किया है ये बहुत गलत किया, इससे हमारा काफी नुकसान हुआ, एक काम करो आप 50 लाख रुपया हमको दीजिए। किस लिए? क्षतिपूर्ति के रूप में, युद्ध की क्षतिपूर्ति, जो युद्ध के नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमको आप 50 लाख रुपया दीजिए। मजबूरी थी, इन लोगों ने माना भी।
साथ में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो इस अवध के नवाब का एक शक्तिशाली मजबूत अभेद किला था, कौन सा, चुनार का किला, चुनार का किला, अंग्रेजों ने कहा ये भी हमको दे दो, हमें भी एक सुरक्षित जगह की तलाश थी, अब आप पराजित हो गए तो जो आपका अभेद किला चुनार किला है ये हमको दे दीजिए। और क्या हुआ, ये अवध में अंग्रेजों ने क्या कहा कि अवध जो है यहां पर हम कर मुक्त व्यापार करेंगे, हम आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, अब हम कर मुक्त व्यापार करेंगे। अवध के नवाब ने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं आप करिए। उसके बाद कहा कि अभी रुको, अभी इसके आगे भी हमें कुछ चाहिए। उसने कहा क्या, तो इन्हों अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम्हारी खर्चा पर, हम पैसा वैसा नहीं देंगे, तुम्हारी खर्चा पर एक सेना हमारी रखे जाएगी अवध में जो तुम्हारी देखभाल करेगी। कहने के लिए तो इन लोगों ने कहा था कि तुम्हारी देखभाल करेगी, लेकिन अंग्रेजों ने यह रणनीति बनाई थी कि यहां से अगर सुजाउ दौला कुछ भी हरकत करता है तो इस पर नजर रखी जा सकती है। इसलिए इन लोगों ने सुजाउ दौला के खर्चे पर, इनका कुछ लग भी नहीं रहा था, सेना किसकी, अंग्रेजों की, सुजाउ दौला के खर्च पर जो है एक सेना रखने की योजना बनी कि ये जो फैजाबाद एरिया था उस समय, अवध, लखनऊ, फैजाबाद, जिसको आजकल हम अयोध्या कहते हैं, ये अवध का एरिया था, वहां पर ये फैसला होता कि सेना जो है रखी जाएगी। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।